हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे, इन्हीं पर डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं। हर चैप्टर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल आज की क्लास की मैं बात करूं, आज की केमिस्ट्री की बात करूं, तो आज जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उसमें सिर्फ 10 यूनिट है। 10 यूनिट में कौन कौन से है? देखो, सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, डी एंड एफ है, और कोऑर्डिनेशन। पांच तो ये हो गया। और आगे क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। उसके बाद क्या है? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। उसके बाद क्या है आपका? कार्बोनिल कंपाउंड यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें आता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक और आता है आपका एमाइन। और लास्ट वाला क्या होता है? बायोमोलिक्यूल। इतने चैप्टर से आपको कैसे एक स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करनी है, उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या आज से पढ़ना है, क्या करना है, आइए शुरू करते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में देखा जाए तो आप इसमें से क्या पढ़कर जाएंगे, सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। तो मैं एक चीज बता दूं, सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आप क्या करिएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अवश्य पढ़िएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन से पॉइंट हैं आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, दूसरा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड एक और है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों पे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में बता रहा हूं सोल्यूशन का, और वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको आपको किसी भी हाल में पढ़कर ही जाना है। अगर आप नहीं पढ़कर जाओगे तो ये पक्का है कि आपका क्वेश्चन एक 4 से 5 नंबर का छूट सकता है। 3 से 5 नंबर के बीच में आते हैं ये। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। यहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अवश्य पढ़कर जाइएगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, तो दूसरा अगर मैं बात करूं, पहला तो ये सबसे ऊपर हमने इसको रखा है। सबसे ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है इससे। दूसरे की मैं बात करूं, तो जब हम दूसरे पे आएंगे तो हम बात करेंगे किसके बारे में? राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ जो आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में बताए थे, तो आप आइडियल बिल्कुल मत पढ़िएगा। आइडियल आपको पता है, जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आपको राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें आपको दो चीजें मिलती हैं। एक मिलता है पॉजिटिव डेविएशन, और एक मिलता है नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों पढ़कर जाइएगा और एग्जाम्पल आपको आने चाहिए। इनके दो दो एग्जाम्पल भी याद में रखिएगा जो काम आएगा। ये हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हो तो उसमें कहीं ना कहीं मोलैलिटी भी आता है और मोलैरिटी भी आता है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हो, पाई इक्वल टू सी आर टी, तो सी क्या होता है? वहां पे मोलैरिटी होता है। तो ये चीज याद रखिएगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी भी आपकी तैयार होनी चाहिए। क्या क्या? अब इसके अलावा क्या क्या होना चाहिए? अगर मैं बात करूं तीसरा, तो ये याद रखिएगा, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ये भी आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, और एक और हम इसमें जोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट आपका क्या है? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, हेनरी लॉ आप देख के जाएंगे, जरूर पढ़कर जाएंगे। इनके एप्लीकेशन को देखकर जाएंगे, इनके एप्लीकेशन को देखकर जाएंगे। और इसमें एक और आता है मोल फ्रैक्शन, तो मैं उसको नहीं रख रहा हूं। मोल फ्रैक्शन आपका हमेशा तैयार रहता है। तो सोल्यूशन चैप्टर से अगर मैं बात करूं एग्जाम में आने के चांस, तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आएगा, ये तो श्योर है कि इससे हर साल पूछा है, इससे जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन बनाकर ही देगा। फिर राउल्ट्स लॉ की मैं बात करूं, आइडियल से नहीं पूछेगा, लेकिन नॉन आइडियल से आपसे पूछा जा सकता है। आइडियल बहुत इजी होता है। आप जानते हो पी टोटल जो होता है पी ए प्लस पीवी के बराबर होता है। उसके बाद अगर बात करें मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब 4 पार्ट पढ़ते हो, कौन? रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, और दूसरा क्या पढ़ते हो आप?
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा क्या पढ़ते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और क्या पढ़ते हो ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें 4 टॉपिक वो आपके तैयार होने चाहिए, और आपका इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो किस पे सॉल्व होता है, तो याद रखिएगा पांचवा जो है वांट हाफ फैक्टर पे तैयार होता है, वांट हाफ फैक्टर। और मैं इसके बारे में अच्छे से बताया था क्लास। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर जनरली आपको बोर्ड में मिलेगा, अगर ऐसा आपको मोलिक्यूल मिलता है जो आयन में नहीं टूटते हैं, उस समय आई की वैल्यू हमेशा 1 होगा, यानी पार्टिकल ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, उस समय आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। अदरवाइज आपको आई की वैल्यू रखकर भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्व करनी होती है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, कि कितना ज्यादा सल्यूट पार्टिकल है उसमें, उसी पे डिपेंड करता है। इसीलिए आई को लाना जरूरी होता है, ठीक है, 1/2 फैक्टर। और इसी के साथ आप सीखते हो एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो ये आपको इतने टॉपिक, ये 5 टॉपिक आपको किसी भी हाल में आने चाहिए। ये कोई टॉपिक नहीं है, इसको मैं इसी के साथ क्लास में इंक्लूड किया हूँ, इनके फॉर्मूले को मैंने बनाया, और फॉर्मूला बनने के बाद उसके साथ मैंने क्या किया, आई को क्लब कर दिया, यानी उसके साथ उसको करेक्ट कर दिया। तो ये हमारा था सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, जो आपको ये पढ़कर ही जाने हैं, पढ़कर ही जाने हैं किसी भी हाल में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़कर जाओगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप बता सकते हो। सबसे पहले तो आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक, सेल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए किसी भी हाल में। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज भी आना चाहिए। देखिए पहले तो सेल का कंस्ट्रक्शन जानेंगे कि एनोड कहाँ पे है, कैथोड कहाँ पे है, ऑक्सीडेशन कहाँ है, रिडक्शन कहाँ है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको आ रहा है। अगला जो हमारा आपको आना चाहिए, जो आने के ज्यादा चांस है, अगर मैं उस पॉइंट की मैं बात करूं, तो एक तो याद रखिएगा सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कंप्लीट सॉल्ट ब्रिज पढ़िएगा। कंप्लीट सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या है, जैसे इनके फंक्शन क्या है, इनका प्रॉपर्टीज क्या है, ये किस तरह के होते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे, किसी भी हाल में पढ़ेंगे, तो ये आपको आने चाहिए किसी भी हाल में। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्ट ब्रिज के बाद आपको एक चीज और याद रखिएगा, नॉस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, तो इसमें दूसरा मैं रख देता हूं नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। फिर से एक चीज और आप याद रखिएगा, जो तीसरा है, आप ई सेल निकालना सीखिएगा। और ई सेल निकालना जब सीखते हैं, या ईएमएफ बोला जाता है, तो निकालते थे किस फॉर्मूले से, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम के हैं, ये बड़े काम के हैं। नॉस्ट इक्वेशन तैयार करिएगा, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन पढ़िएगा। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, वो एक आता है कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं जो जो नाम ले रहा हूं वो आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, आप मैक्सिमम स्कोर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब इसमें मैं अगर चलूं, तो इसमें कुछ और भी चीजें आती हैं, मैं इसमें और भी चीजों को रखना चाहूंगा। नॉस्ट इक्वेशन पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके, नॉस्ट इक्वेशन वाले अगर आते हैं। और अगला चले, तो अगला हमारा क्या आता है, एक चीज और आपको आना चाहिए, और क्या, सेल को रिप्रेजेंट करना, जिसे क्वेसेंट कहते हैं, क्वेसेंट आप बनाते थे, वो चीजें याद रखिएगा। अगला मैं लिख देता हूं फैराडे लॉ। जो फैराडे का लॉ है उस पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लॉ की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लॉ की मैं बात कर रहा हूं, दोनों लॉ की मैं बात कर रहा हूं। आप इसमें क्या करेंगे, और एक चीज मैं कर रहा हूं, बैटरीज, बैटरी की मैं बात करूं, बैटरीज की मैं बात करूं, तो बैटरीज में आपको दो तरह की बैटरी मिलती है, प्राइमरी सेल, और एक मिलता है सेकेंडरी सेल।
बैटरी का जो दिया है ना टॉपिक, लास्ट में दिया है, लास्ट में दिया है बैटरी के बारे में, ये चीजें जरूर पढ़ के जाना है। बैटरी कोई भी एक पूछा जा सकता है, उसमें से भी हर साल आपको बैटरी पूछा हुआ दिखाई देगा। और मैं अगला पॉइंट की मैं बात करूं, इससे इलेक्ट्रोलाइसिस अवश्य सीखिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस सीखेंगे तभी आपका कौन सा क्वेश्चन लग पाएगा, कौन सा फॉर्मूला लग पाएगा, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस पे। फैराडे लॉ में आप पढ़ते हो ना, डब्ल्यू इक्वल टू क्या पढ़ते हो, डब्ल्यू इक्वल टू क्या पढ़ते हो, जेड आई टी अपन क्या 96500 पढ़ते हो। क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना आना चाहिए। तो आप इतने को बहुत डेप्थ में पढ़ के जाइएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें छूट रहा है, और वो क्या है, कोलराउस लॉ। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। एप्लीकेशन, इस चैप्टर से इतना आपको तैयार कर लेना है, किसी भी हाल में तैयार कर लेना है, किसी भी हाल में, तो किसी भी हाल में कर लेना है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, एक और हम बता दे रहे हैं इसमें, 8वां पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या था, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये तो यहीं पे आ जाता है, जब आप पढ़ते हो इसी में आ जाता है ये भी, ठीक है। तो खैर इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा इनके बारे में भी। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक, अगले चैप्टर पे डिस्कस करने। और अगला चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, ये याद रखना, मैं जो बता रहा हूं ना, ये जितने भी टॉपिक, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। आज तक का रिकॉर्ड देखा गया है तो सबसे ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो अच्छे से इसको एनालिसिस करिएगा और पढ़िएगा, ठीक। आगे चलते हैं, अगला हम लेते हैं केमिकल काइनेटिक। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। पहला आपको मैं बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना किसी भी हाल में आपको आना चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। और इसमें अगर मैं दूसरी बात करूं, तो फर्स्ट ऑर्डर पे क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर एंड इट्स हाफ लाइफ, इट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, हाफ लाइफ से भी बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखना। हाफ लाइफ, ठीक है। जीरो ऑर्डर तो नहीं पूछता है, लेकिन उसमें पूछा जा सकता है छोटा सा, कि वो उसके कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता है। और उसमें पढ़ते हो ना कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मान लो ए है इनिशियल, ए हमारा कंसंट्रेशन है, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए यही सिंबल होता था। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती थी, तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये देखो, इतना हो जाने के बाद इनका अच्छे से इनका इक्वेशन याद होना चाहिए, अच्छे से इनका इक्वेशन याद होना चाहिए, यानी फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। और आपको चीजें मैं बता दूं, अगर टी 75% होता है तो उसमें 2 टी हाफ बनता है। अगर टी, ध्यान से देखना, इसी में से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, टी 87.5 होता है तो 3 टाइम ऑफ टी हाफ होता है। अगर टी हमारा कितना है, 99.9% है, तब 10 टी हाफ लगता है। ये डायरेक्टली कभी कभी आपको मिल जाता है, याद रखना, ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाता है। इतना हो गया, इतना हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है वो कहां से आ सकता है, आर्हीनियस इक्वेशन, याद रखिएगा, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन मिल सकते हैं, जो एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करवाया गया था वहां से चीजें मिल सकती हैं। हाँ, मोलक्यूलरिटी दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा देखो, मोलक्यूलरिटी। मोलक्यूलरिटी, ठीक है। ऑर्डर तो उसी में आ जाएगा, ऑर्डर निकालना, ऑर्डर पता करना वही आ जाएगा। मोलक्यूलरिटी क्या होता है, रिएक्टेंट स्पीसीज जितने पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, वही हमारा क्या होता है, मोलक्यूलरिटी होता है। और आपको क्या करना है, इफेक्ट देखना है, किसका,
5वां मैं बता दे रहा हूं, इफेक्ट ऑफ, या यूं कहें तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें मेनली किन पे ध्यान देना है, एक टेम्परेचर पे और दूसरा हमारा कैटेलिस्ट पे। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ता है, वो मल्टीपल टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम क्या होता है, उसकी रेट बढ़ जाती है। ठीक है, कैटलिस्ट लगाने पे क्या होता है, अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स था और इसमें कुछ छूट नहीं रहा है। हाँ, इसमें एक चीज और पूछता है, वो बहुत बार पूछा है, ये याद रखना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, मैं जब पढ़ा रहा था तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर छूट गया था, भूल गया था, मैं नहीं बता पाया था उस समय। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या करेंगे, याद रखिएगा, काम का है, किसी भी हाल में इसे पढ़कर ही जाना है। मैं जितने टॉपिक लिख रहा हूँ उसको किसी भी हाल में पढ़कर ही जाना है, ये याद रखिएगा, बहुत काम का है। अब आते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। पहले तो इनका प्रिपरेशन आना चाहिए, पहले तो इनका प्रिपरेशन आना चाहिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा मैं बात करूं तो इनका केमिकल प्रॉपर्टीज जानना चाहिए आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन आने चाहिए, केमिकल रिएक्शन आने चाहिए, केमिकल रिएक्शन आने चाहिए। तीसरा अगर मैं कहूं तो, ठीक है, तीसरा मैं कहूं तो पॉली हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, आप इसे किसी भी हाल में पढ़ लेंगे। इसमें आपको मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, इसके बाद मिल जाएगा आपको डाइक्लोरोमिथाइल, और एक और वर्ड मिल जाता है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। याद रखना, बहुत काम का है। इस केमिकल रिएक्शन में जान लेना, जब केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद जब केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हो तो आप याद रखना, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता जाता है, किससे, केमिकल रिएक्शन से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसमें याद रखिएगा, SN1 एंड SN2 हर साल पूछा हुआ है, SN1 ऑर्डर और SN2 ऑर्डर। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। SN1 का मतलब क्या होता है, वन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये क्या होता है, SN2 हमारा बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड में एकदम डिस्कस किया था, तो आप इसे किसी भी हाल में पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप देखिएगा पेपर करने के बाद आप कहोगे सर इसी में से सब आया था, सब इसी में से आया था। ठीक है, मैं मेजर पोर्शन ऑफ चैप्टर ले रहा हूँ। हाँ, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आइसोमेरिज्म करके आता है, जब हमारा क्या होता है, किसी चैन है, जैसे मान लो कार्बन का चैन है ऐसे, देखो ये नॉर्मल चैन है, नॉर्मल चेन है, अगर मैं इनका ब्रांचिंग करूं, इनका ब्रांचिंग करूंगा तो ये क्या होंगे, सरफेस एरिया कम होंगे, सरफेस एरिया इनका देखो इतना है। अब ये जब ब्रांचिंग किया जाएगा तो इनका सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, घट जाती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, घट जाती है, याद रखिएगा। नेमिंग मैं किसी में नहीं लिया हूं, नेमिंग आपको आता होगा, नेमिंग कर लीजिएगा, 2 नेमिंग आपको मिल जाएगा किसी भी हाल में। तो ये याद रखना, ये काम का है, ये काम का है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आइसोमेरिज्म होता है, यानी ब्रांचिंग आइसोमेरिज्म होता है किसी कंपाउंड का, ठीक है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो अब इसमें हम चलते हैं, केमिकल रिएक्शन हो गया। और केमिकल रिएक्शन में जब जाते हो ना तो लास्ट में मिलता है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका, बेंजीन रिंग के साथ जो हेलोजन होता है उनका, जिसमें नाइट्रेशन आता है, सल्फोनेशन आता है, और क्या आता है, हेलोजिनेशन आता है। ये चीजें आनी चाहिए, ये चीजें आनी चाहिए। लास्ट में जो टॉपिक आता है ना, तो ये लिख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन,
हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन मैं लिख दिया हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेकर ही करवाया गया था, बट मैं लिख दिया हूँ हेलोबेंजीन। आपको इतने आने चाहिए, ये 4 चैप्टर के बारे में था जो आप बिल्कुल पढ़कर जाएंगे। अगर नहीं पढ़कर जाएंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आइए, चलिए अगला अब हमारा क्या आ जाएगा, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, फिर हमारा क्या आ जाएगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद हमारा आ जाएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और आगे हमारा क्या आ जाएगा, वो हो गया है। इसके बाद आ जाएगा हमारा अमीन आ जाएगा, एमाइन। और फिर आ जाएगा हमारा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन सारे आने चाहिए, सारे आने चाहिए, प्रिपरेशन सारे आने चाहिए। और ये होगा कैसे, आप अगर इस समय टॉपिक नहीं पढ़ते हो ये सारी चीजें, तो ऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपको क्या कर लेना होगा, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने होंगे। जैसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो वहां से क्या होगा कि सारे टॉपिक भी जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना और इन्हें अच्छे से पढ़ना। अगर मैं कहूं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो नेमिंग तो आपको आना चाहिए, एक दो नेमिंग तो आएगा ही आएगा, एक दो नेमिंग तो आएगा ही आएगा। अगर मैं बात करूं इसमें, तो पहले प्रिपरेशन आना चाहिए, पहले प्रिपरेशन आना चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन आएगा तो काम बनेगा। दूसरा, आपको किसी भी हाल में केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज आने चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज आने चाहिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल रिएक्शन। एल्कोहल्स का जैसे आपने क्या किया था, एसिडिक टेस्ट किया था, उसमें मेटल डाला था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, तो आपने बोला कि ये क्या है, एसिड है। फिनॉल में भी वही किया था, फिनॉल से भी निकला था, ये भी एसिड है। आपने ये सारी चीजें टेस्ट की है, यानी सब केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आएंगे, केमिकल रिएक्शन में ही आएंगे। देखो, और इसमें आप प्रिपरेशन याद रखना, जैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन से आपने प्रिपरेशन किया था, क्या मिला था, फिनॉल और एसीटोन मिला था। और मैंने बताया था ये एक महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, काम का है। ठीक है, इसे याद रखना है, किसी भी हाल में याद रखना है। ठीक, अगर मैं कहूँ तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर में कंपेरिजन कर लेंगे। ठीक है, कंपेरिजन कैसे, जैसे सेम या अप्रोक्स, जब मोलर मास सेम हो सबका, तो किन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किन का ज्यादा है, किसमें क्या मिलेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब अगर मैं चलूं इसमें इसमें मैं चलूं आगे, तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज लिखे हैं, तो इन सारे केमिकल रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, किसी भी हाल में पढ़ने हैं, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज आप कर लेते हो, तब तो आपका बल्ले बल्ले है, आपका काम बन जाएगा।
और तीसरे पॉइंट में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, टेस्ट लिख सकता, टेस्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। आप कैसे बताओगे कि 1 डिग्री एल्कोहल कौन है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन है, आप कैसे बताओगे 3 डिग्री एल्कोहल कौन है? तो यानी यहाँ पे आप करवाओगे पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पे क्या करवाना होगा, लुकास टेस्ट। बड़ा फेमस है, याद रखिएगा, लुकास टेस्ट जो है ना बड़ा फेमस है, लुकास टेस्ट, ठीक है। ये भी याद रखना, लुकास टेस्ट भी आपके लिए क्या है, जरूरी है। मैं बुक में कुछ और भी देख लेता हूँ, कुछ और भी देख लेता हूँ, अगर होता है तो मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक चीज और छूट रहा था, कॉमर्शियल यूज, आपको कॉमर्शियल यूज आपको लिखना है, कॉमर्शियली यूज एल्कोहल के बारे में, ठीक है। एल्कोहल के बारे में आपको कॉमर्शियल यूज लिखना है, ठीक है। और फिनॉल भी ले लो साथ में, फिनॉल ले लो, ठीक है। इतने टॉपिक आपको आने चाहिए किसी भी हाल में, ये याद रखना, ठीक। स्ट्रक्चर वगैरह आप देख लेना। अब चलते हैं हम आगे, और आगे चलते हैं और देखते हैं अपने अगले में। इसमें भी फिर वही कहानी, पहला तो प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, मैं भी आपका बुक देख रहा हूँ एनसीईआरटी, उसमें क्या क्या है मैं उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ आपको क्या आना चाहिए। देखो, ये प्रिपरेशन हो गया। दूसरा मैं कहूँ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जब यहाँ पे बात होगी तो किसकी किसकी बात होगी, तो याद रखना एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक का। कार्बोक्सिलिक बहुत बड़ा ग्रुप होता है एक, और उनके डेरिवेटिव होते हैं, बड़े लंबे होते हैं, वो लंबा जाता है, इसलिए इनकी सारी केमिकल रिएक्शन आपको आने चाहिए किसी भी हाल में। और ये तैयार करने का सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर जाओ, ठीक है। कर जाओ सारे क्वेश्चन। आज मैं देखता हूँ कुछ कन्वर्जन लेकर आऊंगा आपके सामने, कुछ कन्वर्जन बताऊंगा, ठीक, आगे फिर बढ़ा जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, फिर यूज इसमें भी लेना है। हाँ, इसमें कुछ टेस्ट आते हैं, कुछ टेस्ट आते हैं, जैसे इसमें आता है क्या, टॉलेंट टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। दूसरा आप ले लेना, दूसरा आप ले लेना फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। ये दोनों टेस्ट जो पीओसी के हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, ये आपको दोनों टेस्ट आने चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। फिर आपको क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी जो लिखा गया है उसमें ध्यान देना, ये इसमें ऑक्सीडेशन भी आना चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन आना चाहिए, एंड रिडक्शन भी आना चाहिए। रिडक्शन तो ये ऑक्सीडेशन होगा उसी का रिडक्शन होता है, इसीलिए आप ऑक्सीडेशन पे ध्यान देना। इसमें भी आपको याद रखना है, इसमें भी याद रखना है, एक तो ऑक्सीडेशन आपको किसी भी हाल में आना चाहिए, एंड रिडक्शन, रिडक्शन किसी भी हाल में आना चाहिए। पांचवा क्या है, नेम रिएक्शन, जो नाम से रिएक्शन आता है उसको आप अवश्य याद रखेंगे। नेम रिएक्शन इसमें बनेगा तो इसमें भी नेम रिएक्शन आपको याद रखने हैं, बहुत काम के हैं। नेम रिएक्शन किसी भी हाल में आने चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आना चाहिए, और आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है कीटोन और एल्डिहाइड में, ठीक है, ये भी आना चाहिए। इनके तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर एक बार कर लेना, तीनों को नहीं, एल्डिहाइड कीटोन को एक बार लेना, कार्बोक्सिलिक को छोड़ देना, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये दोनों टेस्ट क्या बताएंगे, टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, याद रखिएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब अगर मैं इसमें और बात करूं, ऑक्सीडेशन में लिखा हूं ना, तो ऑक्सीडेशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन भी होते हैं,
वीक भी होते हैं, माइल्ड भी होते हैं। तो ये माइल्ड होते हैं, एक ही स्टेप पे ऑक्सीडेशन करके रुक जाते हैं। अगर आप KMnO4 लगाते हो, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हो, तो वो क्या करता है, अगर एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देगा। एल्डिहाइड है तो उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाएगा। तो ये था हमारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, इनके नेचर के बारे में आपको आना चाहिए, सब चीज आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक के भी केमिकल प्रॉपर्टीज आना चाहिए। नेमिंग तो आपको करना ही करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज सबके लिखने हैं, सारे रिएक्शन करने ही करने हैं किसी भी हाल में। अगर मैं बात करूं एमाइन की, एमाइन की मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है NH2 होता है, या आपका 2 डिग्री हो सकता है, ठीक है, या आपका क्या हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, ठीक, 3 डिग्री भी हो सकता है। अब देखो ये तीनों अपने आप में डिफरेंट है, अंतर है, तीनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, बताया जा सकता है। ये खुद में अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं। तो इनमें भी क्या करना है, पहला काम याद रखिएगा, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है। फिर हम इसमें आएंगे दूसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर तीसरा हम क्या लिख दे इसमें, इसमें कार्बल एमाइन टेस्ट आता है एक, देखना, कार्बल एमाइन टेस्ट, याद रखना, काम का है, काम का है, बहुत काम का है, ठीक है। इसमें चौथा अगर मैं लिख दूं, इसमें आता है बेसिसिटी ऑर्डर, या बेसिक कैरेक्टर लिख देते हैं, बेसिक कैरेक्टर से याद रखिएगा, बेसिक कैरेक्टर याद रखिएगा। एक तो गैसियस मीडियम में, गैस मीडियम, और इसमें एक और इन एक्वस मीडियम, दोनों मीडियम में पूछा जाता है, मीडियम है, मीडियम है, ठीक है। दोनों मीडियम में आपसे ये पूछा जाएगा, गैस मीडियम में कौन ज्यादा बेसिक है और हमारा एक्वस मीडियम में कौन बेसिक है, दोनों में अंतर आते हैं। और ये एकदम याद रखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे कुछ स्टेरिक आएंगे, कुछ सॉल्वेशन इफेक्ट आएंगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको अच्छे से तैयार रखिएगा, बिल्कुल आप इसके लिए तैयार रहिए और इनको तैयारी में लग जाइए, इनके तैयारी में सारी चीजें पढ़िए, क्योंकि अब ज्यादा कवर नहीं हो पा रहा है, मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ उसी को कवर कर लो, बाकी छोड़ दो, ठीक है। कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर इतना जल्दी कर रहे हो, अगर पूरा पढ़ना है तो अपने आप को पूरा प्रिपेयर करो, सारी चीजें पढ़ो, ठीक है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं, वो जितना मैं टॉपिक बता रहा हूँ उतना सिर्फ पढ़ लें, ठीक है। अगला मैं चल रहा हूँ इस पे बायोमोलिक्यूल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने का मतलब ये याद रखना कि सारी केमिकल्स रिएक्शन जितने हैं सब इन्वॉल्व है इसमें। नेम रिएक्शन पे ध्यान देना है हमेशा, जैसे नेम रिएक्शन इसमें आ रहा है, नेम रिएक्शन इसमें आ रहा है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में भी था नेम रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, और इसमें आपका विलियमसन सिंथेसिस आ जाएगा इसमें, ईथर वाले में। तो ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। रिडक्शन करते समय क्या आ जाएगा, विल्किंसन रिडक्शन आ जाएगा, विलियमसन रिडक्शन आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाता है आपका, स्टीफन रिडक्शन आ जाता है, ये सब चीजें याद रखना है। वोल्फ किश्नर रिडक्शन आता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और चीजों को पढ़नी है, ठीक। आगे चलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें जब चलते हैं तो इसमें क्या होता है, तो एमीन के बारे में कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड आता है, ठीक है, और इसमें डाइसेकेराइड शुगर वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा ओलिगोसेकेराइड के बारे में, पॉलीसेकेराइड के बारे में, ये चीजें पढ़ लेना। फिर से ग्लूकोज, इसमें इसी में मैं बात कर रहा हूँ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में आप अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटीन के बारे में अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है।
और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और इस नॉन इसेंशियल और इसेंशियल न्यूक्लिक एसिड, याद रखना, नॉन इसेंशियल, इसेंशियल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सारी चीजें। और आपको एक चीज और पढ़ना होता है, आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए भी आपको पढ़ना होता है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीजें पढ़ लेना है। और इसमें देखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज और शुगर के बारे में, ठीक है, शुगर के बारे में पढ़ना है। और ग्लूकोज में जाओगे तो इसमें क्या होगा, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, कुछ टेस्ट करवाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के भी बारे में पढ़ लेना है। पीओसी टेस्ट, यानी पीओसी का मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टेस्ट की बात हो रही है। ये इतना कवर कर लेंगे, मान के चलिए कि आप कितना कवर कर लेंगे, 60 to 65% आपने कवर कर लिया। कब, जब आपको मैं बता दूंगा अभी एक दो चैप्टर और है उसके बारे में, तब, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना है, सारी चीजें पढ़ना है। इसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज, ग्लूकोज को कैसे पहचाना गया कि एल्डो ग्रुप है, इसमें कीटो ग्रुप है, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ये सारी चीजें बताई गई हैं, आप इनको पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रोटीन में जाइएगा, प्रोटीन में चलिएगा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़िएगा, इसेंशियल नॉन इसेंशियल क्या होता है उनके बारे में पढ़िएगा। आरएनए डीएनए कई बार पूछा हुआ है, तो आप इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ये थे टॉपिक। अब आगे चलते हैं, अगला हम लेते हैं। अगला हमारा जो केस है, दो चैप्टर और बच रहे हैं, उसके बाद मैं इनको हटाऊंगा। ये सारी चीजें मैंने जो जो बताई है आप पढ़कर जाइएगा, इसी में से आपको मिलेगा। देखो, चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं डी एंड एफ ब्लॉक। देखो, डी एंड एफ ब्लॉक में आना है तो सबसे पहला काम आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना किसी भी हाल में आना चाहिए, किसी भी हाल में आना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है ये आना चाहिए। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या आना चाहिए, आना ही चाहिए किसी भी हाल में। कौन कौन ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें आप चलिएगा तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में अवश्य पढ़िएगा। जेड इफेक्ट मैंने लिखा है ना, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, आप ऐसे लिख लो ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर वेरिएशन आना चाहिए, फिर आपको वेरिएशन आना चाहिए, वेरिएशन आना चाहिए। फिर आपको क्या आना चाहिए, वेरिएशन का मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और अब देखो, साइज की बात कर लो, रेडियाई, यानी रेडियाई का मतलब रेडियस की बात कर लो, ये सारी चीजें आनी चाहिए। मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लो, ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर लो। इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, कौन ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है डी ब्लॉक में रहते हुए भी। तो जिंक के नीचे जो आता है ना, उसको आप याद रखिएगा। जिंक के नीचे जो तीन आते हैं ना, उनको याद रखिएगा, वो ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं काउंट होते हैं, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना फुलफिल होते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और इसमें साइज, इनके वेरिएशन, इनके रेडियस के बारे में और इनके सीक्वेंस के बारे में आपको आना चाहिए। रेडियस का कैसे रखना है, एक दूसरे से कंपेयर करना है। जैसे तीन एलिमेंट दे दिया, पूछेगा किसकी रेडियस ज्यादा है, किसकी रेडियस कम है, या किसकी साइज बड़ी है, किसकी साइज छोटी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनमें आपको ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में और क्या पूछा जा सकता है, इसमें दो चीजें और मिलती हैं। मैं आपका कंटेंट देख रहा था वो एनसीईआरटी का, लेंथेनाइट,
एंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये चीजें याद रखना है। एक्टिनाइड इसको पढ़ लेना है। पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट ये भी पढ़ लेना है। पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पोजीशन, ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। अब अगला हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक के बारे में, वो क्या है, वो याद रखिएगा, वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या पढ़कर जाना है, चीजों को याद रखिएगा। पहले तो इसमें आप नॉमेनक्लेचर अवश्य सीखिएगा, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा आपका आइसोमेरिज्म, तीसरा आपका CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी एंड VVT, चौथा व्हाट इज किलेशन, किलेशन क्या होता है, ठीक है। पांचवा लिगेंड, लिगेंड के बारे में, ये हो गया क्रिस्टल फील्ड थियरी, हो गया वैलेंस बॉन्ड थियरी, हो गया किलेशन, हो गया लिगेंड, हो गया। नेमिंग के ऊपर मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। ये नेमिंग का मतलब कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखा जाएगा, इसमें आइसोमेरिज्म भी याद रखना है। इसमें फेसियल और मेरिडोनियल आता है, वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो भी याद रखिएगा। किलेशन लिगेंड के बारे में, लिगेंड जब पढ़ेंगे मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, हेक्साडेंटेड है, तो ये याद रखिएगा। लिगेंड में एक बड़ा फेमस लिगेंड होता है बच्चों, EDTA, EDTA, EDTA याद रखना, EDTA बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। लिगेंड को अच्छे से सीख लेना है। और इसमें क्या आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, और इसमें कुछ कुछ देख लिया जाए। क्रिलेशन हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थियरी, वर्नर का थियरी याद रखना, वर्नर थियरी, वर्नर थियरी आपको इसको तैयार रखना है, ठीक है। और कुछ इसमें छूट रहा है? हम्म, चलिए, इतना आपको तैयार कर लेना है, इतना आपको तैयार कर लेना है, इतना तैयार कर लेना है। किसी भी हाल में इसको आपको क्या करना है, तैयार करना ही करना। इतना आप पढ़ के जाइएगा, आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, इनको मार्क करना है और स्कोर करना है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना ही बस पढ़ के आपको जाना है।